हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब ये वीडियो जो रहने वाली है पार्ट 3 से रिलेटेड रहने वाली है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा करवा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने जो है 16 क्वेश्चन करवाए थे इस पेपर के, ठीक है। और पार्ट 1 को भी करवाने से पहले मैंने इस पेपर का पूरी वीडियो जो है डाल दी थी, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन जो है अगर आंसर लेट हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। और आप फाइनल पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में तो मैंने जो है 16 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, यहाँ तक करवाए थे। अब उसके बाद मैंने पार्ट 2 जो बनाया था, पार्ट 2 में मैंने 17 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोनों देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो उसके बाद आज जो है मैं पार्ट 3 करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 3 जो है ना वो स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 22 तक करवा चुका हूँ, ठीक है। आप उसे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो आपको क्यूब दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको एक छोटा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है। इन दोनों जो क्यूब का आपको जो वॉल्यूम है ना उसकी जो रेशो दे रखी है 1:27 दे रखी है। तो आपसे बोला गया टीएस से आपको दोनों की रेशो को टीएस से निकालना है, मतलब दोनों की जो टीएस है उसकी रेशो निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया कि आपको दो घन दे रखे हैं, ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:27। आपसे बोला गया है कि घन के कुल क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। और आप चेक भी कर लेंगे अपने पेपर कैसा करा है और क्या क्या कमी रह गई, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ है दो घनों का आयतन का अनुपात, ठीक है। तो आप सीधा करना प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, आपको दोनों घनों का अनुपात दे रखा है 1/27 दे रखा है। आपको पता होना चाहिए जो क्यूब होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो हम क्यूब है ना उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही क्यूब होता है। तो मैंने से V1 लिखा तो मैंने इसे लिख लिया A मल्टीप्लाई A लिख लिया। और ये जो बड़े वाला है ना इसको मैंने कैपिटल A में लिख लिया, A मल्टीप्लाई A लिख लिया, ठीक है। इजिकल टू में कितना दे रखा है 1/27 दे रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, देखो A भी 3 बार है ये वाला, ठीक है, और जो है ये भी 3 बार है, दोनों 3 बार है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A/में A की पावर कितना हो गया 3 हो गया, इजिकल टू में क्या 1/27 है। तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। और जब क्यूब रूट बनेगा तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, वेरी गुड 3 होता है। और एक का क्या होता है, एक ही होता है। तो ए कितना आ गया, 1 आ गया, और बड़ा ए कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस चीज़ को आप याद रखना, ए कितना आ गया 1, और बड़ा ए कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमें जो निकालना है वो लिखेंगे। अब हमें निकालना रेशो निकालना है सरफेस एरिया की। तो आप रेशो लिखना, ठीक है। रेशो किसकी निकालनी है, ठीक है, पहले वाले की अपॉन में दूसरे वाले की, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में ऊपर लिख देना S1 S2 क्या है, मतलब S1 पहले वाला क्यूब है और S2 दूसरे वाला क्यूब है, ठीक है। अब S1 कितना दे रखा है, S1 कितना दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। मैंने छोटे वाले को a माना था, बड़े वाले को मैंने क्या माना था, बड़ा a माना था। तो ये 6a² फॉर्मूला होता है। टोटल सब एरिया होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए क्यूब का, ठीक है। अब आप बताइए, 6 लिखा, a कितना निकला था वहाँ पे 1/में कितना आया था, 3 आया था ना, ठीक है। 1/में कितना आया था 3, ठीक है। तो a कितना दे रखा है 1, आपने 1 पुट कर दिया। और बड़ा वाला a कितना निकला था 3 निकला था, तो 3 पुट कर दिया। तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1, और 3 3 9। तो रेशो कितनी आ गई 1:9 आ गई। ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। इसका आंसर ये था, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को अपनी गलती पता लग गई होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो और में क्वेश्चन आया था, इसने बोला था अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते थे, कि आपको जो है ना कोन दे रखा है, इस कोन की आपको हाइट दे रखी है 12, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना त्रिज्या 5 दे रखी है। आपसे बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, और वक्र का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। इसका मतलब पहले आपको l निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे। अब l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r² प्लस h², फिर बाद में इसको रूट में कर दो। तो r कितना है बच्चों 5 था, h कितना था 12 था, ठीक है। तो अब 5² कितना होता है 25 होता है, और 12 का कितना होगा 144। तो इसका आ जाएगा 169 का कितना हो जाएगा
13 आ जाएगा, ठीक है। एल निकाल ली 13। उसके बाद हमें क्या लगा देना था, फॉर्मूला लगा देना था, सी एस से ऑफ कौन क्या होता है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू बोला 3.14, जो बोला है क्वेश्चन में वही लिखनी पड़ेगी। आर कितना दे रखा है 5, और हमने एल अभी कितना निकाला 13, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यह वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे हिंदी वाले। तो मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। आगे देखो नेक्स्ट पे ये बोल रहा है कि एक दुकान पर उपलब्ध घी के 5 लीटर के डिब्बों का निरीक्षण करने पर उसमें घी की असर मात्रा निम्न पाई गई। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन चेकिंग द बॉक्सेस, देखो एक 5 लीटर लिखा था बॉक्स पे, घी के पैकेट है ना बच्चों, देखो हैरानी वाली बात है, उस एक घी के पैकेट पर लिखा था बाहर 5 लीटर, और जब असली में मेजर किया गया तो किसी में देखो कितना कितना कम निकला है, 5 है ही नहीं। हाँ बताओ कितना लूट रहे हैं दुकान वाले। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, ज़रा टेंशन मत लो। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने की, आपने जो डिब्बा चूज़ किया होगा वो 4.8 kg से 4.9 kg के बीच में होगा, 4.8 से 4.9 के बीच में, यानी कि आपको ना इसको इंक्लूड करना ना इसको करना, इसके बीच वाली चीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। तो फटाफट बताओ कौन सा 4.8 और 4.9 के बीच में। तो देखो 4.8 और 4.9 की, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये ऊपर हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, इस तरीके से और कोई नहीं है। तो टोटल कितने डब्बे पहले देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे हैं। और कितने डिब्बे हैं जो इन दोनों के बीच में, जिस पे सर्कल मारा 1 2 3 4, तो 4, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 2/5 था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, पी लिख के ये पूरा लिख देना, ठीक है, इक्वल टू करके आंसर कर देना, ऐसे करना था। अब ये कह रहा है 4.8 kg से कम होगा, तो 4.8 से कौन सा कम है, तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है, और ये वाला कम है, और ये भी कम है। तो कितना हो गया 5/10, यानी कि 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख के प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना डिब्बा, ठीक है, डिब्बे का वजन 4.8 kg से कम है, इक्वल टू में 1/2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। ये तो बहुत ईजी था। फटाफट आगे क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला है 25 क्वेश्चन, बोला गया है कि m की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको सामने वाले को सोल्व करना होता है, ठीक है। जब आप सामने वाले को सोल्व करेंगे ना तो ये और ये चीज़ सेम आ जाएगी, बीच में x के साथ जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसकी मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई इसमें करो। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो। x की मल्टीप्लाई करो फटाफट, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, -5 किस में करो, -5x हो जाएगा, -5 के 6 में करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर और 6x में से 5x चलेगा, कितने बचे, वेरी गुड, 1x बचा, माइनस का 30। अब इसको आप लिखोगे तुलना करने पर, इसे कंपेयरिंग करने पर। देखो एक्स स्क्वायर से जो है एक्स स्क्वायर जो है वो कट गया है ना, -30 से -30 कट गया, और x के साथ कौन है m, x के साथ कौन है 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप लिख दो तुलना करने पर m बराबर 1 आंसर आ गया। तो m बराबर 1 आंसर था इसमें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको बताना ये इरेशनल है या रेशनल है। और मैंने आपको बताया था अगर कोई रूट के अंदर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो फटाफट देखो ये √5 लिखा है, ठीक है, √5 लिखा रहने दो। उसके 125 है, इसका प्राइम फैक्टर कर दो। तो 5 5 2 जा 10, 5 25, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, तो √5 3 बार लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3, तो 2√5 1 5 बन गया, 2√5 1 5 बन गया, है ना। तो कितना आ गया 25 आ गया। इस तरीके से रूट में रहा ही नहीं, कोई रूट में नहीं रहा ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये रेशनल नंबर है। क्या है, आप लिख दोगे नो, इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, नहीं ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते थे, ठीक है। ये देखो अभी आप कहोगे सर कैसे करना है, देखो इसमें 2 लिखा है या 4 लिखा है, बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा। ये 4 है ना तो इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है 2x - 3, तो ये 4 है ना, तो इसको 2 के ऊपर कितना आ गया 2, और ऊपर से पहले क्या था, उसके ऊपर पहले था x - 1, ठीक है। जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऐसे 2x - 3, तो यहाँ पे पावर के में गुणा कर देंगे, तो यहाँ आएगा 2, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2x, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करो -2। समझ में आ रही है, पावर की में मल्टीप्लाई होती है। अब देखो ये बेस सेम हो गया, 2 से 2 कट गया, तो बराबर में क्या आ गया x - 3 इज इक्वल टू में
2x माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये नीचे वाली ये चीज़ ना गायब हो जाती है। ठीक है, जब बेस सेम होता है ना गायब हो जाती है। समझ में आ गया। अब x वाले एक तरफ कर लो, प्लस का 2x जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2x में से एक x गया, माइनस का x बचा, और 3 में से 2 गया, प्लस का 1 बचा, और ये माइनस उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। अब चेक कर लेते हैं, हमने सही करा है गलत करा है। जहाँ x है ना वो -1 पुट करके देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो पीछे देख करके पूरा कर लेना। अब -1 पुट करते हैं, देखो जहाँ x है ना -1 पुट करो। देखो 2 की ओर कितने हो गई, माइनस की 4 हो गई, और 4 की ओर कितने हो गई, माइनस की 2 हो गई। जब माइनस होता है तो उल्टा कर देते हैं ना, 1 की पावर ऐसे हो गया, ऐसे माइनस है तो उल्टा कर देंगे, 4 की ओर 2 हो गया। अब सॉल्व करो, आगे देखो बच्चों, तो देखो यहाँ 2 की ओर 4 है ना, तो अब 2 की ओर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, नीचे 1/16 आ गया, और यहाँ देखो 4 चौक 16, 4 की ओर 2 तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ गया। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमने सही करा है। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। ठीक है, अब पेपर समझा रहे थे इसलिए और वाले क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ना। ठीक है, पेपर कर रहे होते तो आप एक ही करोगे दोनों में से। ठीक है, तो अभी तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि आपको ना, अब देखो हम ना पार्ट 4 में हैं, तो पार्ट 4 में 27 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये P और Q दे रखा है, आपको ना कोऑर्डिनेट बताना है जो y पर काटेगा। तो देखो मैं यहाँ रफ में बना के दिखाता हूँ, आपने ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली। ठीक है, तो आपको पता है ये बीच वाला 0 होता है, बिल्कुल ये बीच वाला 0 होता है। यहाँ प्लस के होते हैं 1 2 3 4, है ना, फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, ठीक है, उसके बाद 5, इस तरीके से। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब देखो हमें क्या बोला गया, x का 6 y का 0। जब दोनों में से कोई 0 होता है ना, तो जिसकी वैल्यू देते उसी में पॉइंट लेंगे। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है ना, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया 6,0। उसके बाद दूसरा बोला 2 2, तो x का 2 y का 2, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। अब इससे बोले इस लाइन को डालो, जब आप इस लाइन को मिलाओगे ना, ऐसे करके ऐसे लेके जाओगे, तो अब ये बोल रहा है y पर कहाँ काट रही है, तो ये कह रहा है y पर कहाँ काट रहा है। अपने ग्राफ में बना होगा तो यहाँ काट रही है y पर, तो इसने बोला y एक्सिस पे जा काट, उसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा जिस पर काटते उसकी वैल्यू होती है, तो 3 आ गया, और x तो होगा नहीं 0, तो इसलिए 0,3 आंसर आ गया। याद रखना, जिस पर भी लाइन पर पॉइंट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है, दूसरे वाले की 0 हो जाती है। तो इसने ये बोला था कि आप ये 2 पॉइंटों को पहले मिलाओ और फिर इसको आगे तक बढ़ा दो, तो वो कहाँ काट रही है। अगर 4 पे काटती तो हम क्या लिख देते, 0,4 लिख देते। 3 पर काटे तो 3 पर लिखेंगे। नीचे काट रही होती ना, तो नीचे वाला माइनस हो जाता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इस पर शॉर्टकट वीडियो बना रखी है। इसमें ना शॉर्टकट मतलब आप बिना सोल्व किए से आंसर बता सकते हैं क्या होगा। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे 23 लिखा है ना, पहले पूरा लिख दो, तो जिस पर बार नहीं है वो घटा दो, और जितने पर बार है उतने 9 लिख देते हैं, और जितने बार है उतने 0 लगा देते हैं। तो इसका शॉर्टकट आंसर 21/90 आ गया। ठीक है, अब मैं को निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, बाकी एक बार ये समझ लो। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप x बराबर ले लीजिए। ठीक है, 0.23 पे बार लगा लीजिए। अब आपको देखो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं इस तरीके से बताता हूँ कि जब पॉइंट के बाद बार हो तभी उसको इक्वेशन में फर्स्ट लिखना। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद बार है नहीं है ना, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट उसे नहीं लिखना, इसलिए हटा दिया मैंने। समझ में आ गया। अब बार तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है, तो बार लगाना जरूरी है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो जिस पर बार नहीं लगा, किस पर बार लगा, 2 पिन लगा, तो कितनी है, 1 रकम है। कितनी है, 1 रकम है, तो 10 से गुणा करूँगा। 2 रकम होती तो 100 से गुणा करता, 3 होती तो 1000 से गुणा करता। ये याद रखना इस बात को। ठीक है, तो मैंने किससे गुणा कर दी, 10 से गुणा कर दी। जब दोनों यहाँ लिख देना, दोनों 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब दोनों 10 से गुणा करूँगा, जब 10 से गुणा करूँगा ना, तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2.3 पे बार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। अब पॉइंट के बार है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी। अब दोनों और 10 से दोबारा गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट के 12 से फर्स्ट बोलो, फिर एक हमें दोबारा और मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, ताकि हमारा इसलिए आंसर आ जाए। ठीक है, तो लिखोगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। तो अब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10x मल्टीप्लाई इधर भी 10 करना है, 2.3 पे बार इधर ही मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करो। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 3 आगे आ जाएगा, लेकिन बाद में भी रहेगा। देखो जब मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करी थी ना, तो मैंने 2 दोबारा लिखा था, यहाँ पर नहीं लिखा था ना, देखो ये आगे आ गया,
है ना, नहीं लिखा था ना। लेकिन यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने 3 दोबारा भी लिखा है और पीछे भी लिखा है ना, क्योंकि बार लगाओ, बार का मतलब होता है वो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है, बार हटा दो चलता रहेगा। तो अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। जो वर्कशीट मैंने एक बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा था, वो तो बहुत इजी था, इस क्वेश्चन को ही आप देख लो। बाकी मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, शॉर्टकट वाली वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 100x में से 10x घटाओ, और देखो पॉइंट के पहले में से पॉइंट के पहले वाला घटाना है, पॉइंट के बाद वाले में से पॉइंट के बाद वाला घटाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सारा इरेज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 100x, ठीक है, एक यहाँ 100x और ये 10x इसमें से माइनस कर देंगे, इक्वल टू में कितना है यहाँ पर 23.3 पे बार, माइनस कर देंगे 2.3 पे बार। तो 100 में से 10 गए कितने बचे 90x, और 23 में से 2 चले गए कितने बचे यहाँ पर 21 बचे। देखो वही चीज़ आ रही है ना जो मैंने शॉर्टकट में बताई थी आपको। तो x इक्वल टू कितना आ गया 21/90। अब काट आप लेंगे, काटना आपको आता है 3 से काट देना, ठीक है। और एक बात बताओ, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, पता है कि आपने आंसर गलत निकाला है सही निकाला है। आप क्या करेंगे, जो 21/90 आपका आंसर है, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो 21/90 हमारा आंसर आया ना, तो उसको आप 21 अंदर 90 बाहर रख के जब डिवाइड करेंगे तो सेम आपका आंसर यही वाला आएगा। इससे पता लग जाता है कि हमने सही निकाला है गलत निकाला है। चलो अब उसके बाद बोला गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसे रफ तरीके से समझ लो। इसमें क्या करना था, पहले एक त्रिभुज बनाना था, फिर एक लाइन डालनी थी रफ तरीके से। हमने ये इसके लाइन पहले ड्रॉ कर ली, इसको मैंने 1, इसको मैंने 2, इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने 4, इसको 5 मान लिया। तो मैंने बोला कि ये देखो जेड बन रहा है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 के हो गया, ठीक है। देखो इसके बराबर होगा, अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। तो 5 बराबर 3 के, तो ठीक है बुक में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरम ही है। तो 3 बराबर किसके हो गए 5 के हो गए, क्योंकि ये दोनों जेड बन रहे हैं, ठीक है। अब आप एक देखो, एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो हमने लिख दिया 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब आप ध्यान देखो, हमें लाना है कि त्रिभुज का टोटल 180 डिग्री होगा, पर हमने तो लाइन का लिखा है। फिर मैंने क्या करा, 4 किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 4 की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ऐसे ही ये जो 1 है ना, एक की जगह मैंने 1 ही लिख दिया, और 5 किसके बराबर है 3 के बराबर, तो मैंने 3 लिख दिया, तो 180 आ गया। तो मैंने ये तो प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री हो, तो मैंने 1, 2 और 3 180 कर दिया, हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आप अगर एंगल से नहीं लिखना चाहते ना, जैसे अल्फ़ाबेट से ABC से, तो आप नंबर डाल के इससे आराम से कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से एक बार बता देता हूँ फिर भी कि देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हमने इसको पहले कंस्ट्रक्शन करने है कि ये लाइन इसके हमने पहले ड्रॉ कर ली, फिर ये लाइन इसके एंगल इक्वल कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर इसको हमने एक 180 के बराबर बोल दिया, 1, 2, 3 मान लिया, 4, 5 मान लिया था। फिर हमने इसका 180 करा, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल 180 के आ गया। पीछे करके देख लेना। चलो अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, इसको भी फटाफट बता रहे हो। ये 130 का है, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये 130 डिग्री का, तो ये कितने का होगा 50 का होगा। अब आपको पता है ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। आपको पता है एंगल अपोजिट इक्वल साइड सारे इक्वल, ठीक है, और साइड अपोजिट इक्वल एंगल सारे इक्वल, है ना, इस तरीके से। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अभी 130 का, 50 का समझ में आ गया ना कैसा है, एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 130 हमने घटा दिया था, तो 50 आ गया था हमारा, है ना। तो ये 50 का है, ठीक है, ये 50 का है, तो ये भी 50 का होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। और एक ट्रायंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 50 100 हो गए, तो कितने बचे 80 बचे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये 130 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, तो इन दो का जो टोटल होता है बाहर वाले के बराबर होता है। तो 130 में से 50 के 80 बचे, ऐसे भी कर सकते हो। पूछा क्या था डी, पूछा था डी निकाल दिया। समझ में आ गई। एक बार दोबारा सुन लो, ये 50 का है, ये भी 50 का होगा। 50 का क्या होगा, देखो अगर एक ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये जो साइड जहाँ खुल रही होती है ना, वो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, इसलिए बोला जाता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया और अगर मैं ये साइड और ये साइड बराबर कर दूंगा, तो बताओ कौन से एंगल बराबर होंगे, बताओ कौन से एंगल बराबर होंगे, ये और ये वाला बराबर होगा। जो लाइन खुल रही होती है ना, वो वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 70 का तो ये भी 70 का होगा, तो बचा कितने का, एक ट्रायंगल का तो 180 डिग्री, तो ये 40 का आ गया, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कि एक कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा 3.5, उसकी गहराई दे रखी 10, तो कुएं का आंतरिक वक्र क्षेत्रफल निकालना है और 10 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से, और हमें बोला पाई की वैल्यू दे रखा है। देखो एक ना वैल दे रखा है बच्चों में, ये वैल है, ठीक है, और वैल का ना हमें डायमीटर दे रखा है 3.5। देखो हमें जब क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो हमें डायमीटर का यूज़ नहीं करना होता, हमें रेडियस का यूज़ करना होता है, त्रिज्या का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ना। तो आपसे सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपसे सी एस से निकालना है। तो सी एस से जो कुआं है वो कौन सी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, तो इसका मतलब बेलन है, और बेलन है तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। बस फॉर्मूला समझ में आ जाए ना कौन सा लगाना है तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2πRH लगा देंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे बेलन का आंतरिक वर्ग क्षेत्रफल, इनर कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेल बोल दो, या आप इतने लिख देना द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल। तो क्या फॉर्मूला होता है 2πRH होता है, ठीक है। उसका 2 की जगह 2 लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, ठीक है। और आर कितना है, आर कितना है 3.5/2 है, ठीक है। मैंने बताया ना 2 क्यों लगाया, क्योंकि डायमीटर दे रखा था और हमें हमेशा रेडियस ही होती है, और एच कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। एक बात और बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, कभी कभी सेंटीमीटर में भी दे रखा होता है, तो पहले मीटर में बदल लेना। अब इसको आप सोल्व कर लेना अपने आप, ठीक है, सोल्व कर लोगे ना, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो है जैसे मैं बता रहा था, जैसे पॉइंट हटा दिया नीचे 10 आ गया, पॉइंट आएंगे तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बहुत सिंपल ही था। तो 22 पंजे 110 होता है, 110 आ गया। अब उसने बोला है कितने रुपए कॉस्ट आती है अगर हम प्लास्टर करते प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो 10 से गुणा कर दो, तो 110 को जब 10 से गुणा करोगे तो आपके 1100 रुपये लग गए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर बोला गया कि एक बेलनाकार बर्तन में 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक नारंगी का रस भरा हुआ है, ठीक है, और बर्तन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इस रस को छोटे बेलनाकार गिलासों में भरा गया है और जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है एक गिलास के रस का मूल्य 6 रुपये है, तो नारंगी के रस का कुल मूल्य, मतलब पहले आपको पता लगाना पड़ेगा जो आपका जो बड़ा बर्तन है ना, उस बड़े बर्तन से जो छोटे छोटे गिलास में जो जूस भरा गया ना वो कितने हैं। आपको पहले नंबर ऑफ जूस के गिलास पता लगाने हैं। तो आप पहले एक का निकाल लो इसका और इसका निकाल लो, उसके इसको से भाग कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने गिलास हैं। उसके बाद आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ी चॉकलेट का पैकेट दिया जाता है, उसके अंदर आप बहुत सारी चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है, समझ आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपसे बोला जा रहा है कि आपने ये जो चॉकलेट है ना, ठीक है, कितने रुपये इतने रुपये दिए, तो आपको अगर ये पता लग जाए कि कितनी चॉकलेट बनी है, तो आप पता नहीं लगा लोगे आराम से। तो आप पता कैसे लगाओगे, आप पता लगाओगे ना कि इस पूरे का जो वॉल्यूम है, इस पूरे के वॉल्यूम को इस एक के से डिवाइड कर दोगे, और जब एक से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा वो कितनी बनेंगी, समझ में आ गई। और जब कितनी पता लगेंगी तो उसके बाद आप 600 से मल्टीप्लाई करके आंसर पता लगा लोगे। मैं इसको और इसी तरीके से बताता हूँ। जैसे अगर आपको ये पता हो जाए कि एक पूरी चॉकलेट 100 रुपये की है, मतलब जो पैकेट है इसके अंदर पूरी चॉकलेट के पैकेट का 100 रुपये का है, और एक चॉकलेट अगर 10 रुपये की है, तो आप कैसे पता लगोगे कितनी चॉकलेट, डिवाइड ही तो करोगे, है ना। जैसे एक पैकेट आपको पता नहीं उसके अंदर कितनी चॉकलेट है, ठीक है, वो पूरी 100 रुपये की आपने ली और एक चॉकलेट है जो 10 रुपये की है, ठीक है, तो कितनी चॉकलेट होगी उसे डिवाइड करके 10 पता लगा लोगे ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमें ये करना है कि हमें जो बड़ा जो बेलनाकार बर्तन जो दे रखा है ना, जो सिलिंड्रिकल जो वेसल हमें दे रखा है, उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फिर एक छोटे का निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएंगे कितने छोटे छोटे बनेंगे। फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट देखो मैं इसे शॉर्ट में कर देता हूँ। तो बड़े वाले को हमने πr² बड़ा एच ले लिया और बड़ा और ले लिया, छोटे वाले का हमने πr² छोटा एच ले लिया, तो पाई से पाई कट गया। अब बड़े वाले का आर कितना है, जो बड़ा वाला जो सिलिंड्रिकल वेसल है ना, उसका आर कितना है 15 दे रखा है हमें, तो 2 बार 15 लिखेंगे, ठीक है। उसकी हाइट कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है। और जो छोटे वाला है, ठीक है, उसका तो बोला जूस इज फिल्ड स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 दे रखी है, 2 बार लिख लिया, और हमें हाइट दे रखी है 8 लिख लिया। अब इससे डिवाइड कर दो, तो 3 पंजे कितना हो गया 15, 3 पंजे कितना हो गया 15, 8 चौ कितना हो गया 32 हो गया, 8 तो 5 में 25 को 100, तो 100 गिलास बने। कितने बने 100 गिलास, और एक गिलास कितने का 6 रुपये का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी 600 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई। तो ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पीएमओ निकालना है आपको, ठीक है, फाइंड द रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स पता है, पहले रिफ्लेक्स का मतलब समझ लो। रिफ्लेक्स को हिंदी में तो बोलते हैं प्रतिवर्ती। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सुनो आपसे बोला गया कि 70 का रिफ्लेक्स निकालिए। अगर 70 का रिफ्लेक्ट निकालना है तो ये 70 डिग्री का एंगल है, इसका रिफ्लेक्ट निकालना है, तो बाकी बचा हुआ ये,
तो आपको पता पूरा सर्कल 360 का होता है। तो जब भी आपसे कोई रिफ्लेक्स बोलेगा तो पहले आप उस एंगल को निकाल लो, उसके बाद उसे 360 में से घटा दो। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पहले में अंदर वाला निकालेंगे, उसके बाद बाहर वाला निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे। अब अंदर वाला कैसे निकालेंगे, इसमें ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बुक के एग्जांपल की तरह ही है। ये 50 दे रखा है तो ये भी 50 होगा क्योंकि जेड बन रहा है, हाँ या ना, ये 50 हो गया। और ये 130 का है तो ये भी 50 का होगा क्योंकि अंदर का टोटल 180 होता है। आपको पता होगा एडजेसेंट एंगल होते हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों का टोटल जो होता है 180 होता है। ठीक है, और ऐसे जेड बन रहा होता है तो ये बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः का अंतर कोण या आसन कोण हो गए। तो ये हो गया 50 डिग्री का। ठीक है, और ये 50 डिग्री, ये 50 का क्यों हुआ, ठीक है, इस 180 टोटल होता है इसलिए, और ये 50 क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः का अंतर कोण। तो 50 कितने हो गए, 100 हो गए। अब हमें पता लग गया कि ये वाला एंगल 100 का है, तो बाकी बचा हुआ कितने का होगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ कितना हो, 360 में से 100 को हम घटा देंगे, इस तरीके से हमारा 260 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब लिखोगे ना तो आप पहले बोलना ये हमने लाइन डाल दी, एम एन पैरेलल डाल दिया। ठीक है, फिर हम इसको एंगल 1 नाम दे देंगे, तो हम लिख दोगे एंगल 1 + 130 बराबर 180 डिग्री होता है। फिर एंगल 1 निकाल लेना, 180 में से 130 घटा दोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे 2 मान लेना तो आप लिख देना एंगल 2 बराबर 50 के होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ देना, मतलब आप क्या कर देंगे, 1 + 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिख देना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PMQ, तो फिर 360 में से एंगल PMQ को घटा देना, यहाँ लिख देना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PMQ। तो 360 में से, ठीक है, आप 100 घटा देंगे तो 260 आ जाएगा, तो आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये है, इसने बोला इसके फैक्टराइज करने हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए तो देखो बहुत आसान तरीका है, तो पहले 9 किस में मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45 हो गया, 9 5 45 हो गया। अब 45 किस किस के पहाड़ी में आता है, जैसे 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, और ठीक है, और कैसे आएगा कि 18 आ जाए, ऐसे 15 3 45 होता है। अब देखो यहाँ प्लस करने पर 18 चाहिए ना, तो प्लस करने पर 18 किस में आएगा, 9 5 तो 13 होते हैं, ये लेंगे नहीं, तो 15 5 3 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा ना, प्लस करने पर 18 आ रहा है, तो ये वाला आंसर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखो, तो पहले ऐसे पता लगाना पड़ता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बाकी जिसको अच्छे, तो 5x का स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देंगे हम, और हमने क्या करा था, 15 3 45 करा था, तो 15x + 3x ब्रैकेट बंद कर दिया, 9। अब इसको ओपन कर दो। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, मैंने चैप्टर वाइज भी करवा रखे हैं, पहला दूसरा ऐसे भी चैप्टर करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। तो अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें इस देखो, जब कॉमन लेते हैं ना, तो जब आप कॉमन ले लो तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसमें कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, और जब इसमें कॉमन लोगे, ठीक है, जब इसमें कॉमन लोगे तो इसे भूल जाना है, और जब इसमें कॉमन लोगे तो इसको भूल जाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 5 3 15, इसमें भी आ रहा है 5, और x का स्क्वायर है, इसमें भी 1x आ गया। अब इसमें क्या बचा, 1x बचा क्योंकि x बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 5 3 15, 3 बचा खाली। ऐसे इसमें क्या कॉमन है, 3 3 9 कॉमन है, मतलब 3 कॉमन है, और माइनस भी बाहर आ गया, तो माइनस जो है ना, माइनस, ठीक है, मैंने इसमें ना बोर्ड पे करके दिखाया है, मैंने बोर्ड पे करते हुए दिखाया है, आप उसे देखो अच्छे समझ में आएगा। बाकी अभी तो पेपर समझा रहा हूँ। तो ये माइनस माइनस एक बार रिवीजन, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो देखो अंदर वाले ब्रैकेट सेम हो गए, तो हमने सही करा है। तो आंसर ये एक बार लिख लेंगे, x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5x - 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 5x - 3 लिखा है, ये x - 3 लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो, उसके बाद कह रहा है कि अब ये कैसे सोल्व करेंगे। इसमें पता है क्या है, पहले आपको -1 पुट करना है पहले, फिर आपको 2 पुट करना है, फिर उसके बाद इन दोनों को घटा देना है, ऐसे करना है। ठीक है, मतलब जानबूझ के ना आपको एक पार्ट ना देके 2 पार्ट देके फिर साथ में लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसा आ गया था क्वेश्चन। अब पहले -1 पुट करेंगे, तो जहाँ x है वो -1 पुट कर लो। ठीक है, तो ये -1, देखो -1 के ऊपर ओड पावर होती है ना, ओड, तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया -4 आ जाएगा गुणा करने पर। ऐसे यहाँ इवन है तो 3 ही रह जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये -3 आएगा। अब देखो ये -4 है ना,
ये प्लस का 4 कट गया, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 कट गया, तो इसका 0 आ गया। मतलब कहने का ये है कि माइनस का 1 पुट करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम पुट करेंगे 2, तो 2 पुट करो 4, जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दो फटाफट, जहाँ एक्स है वहाँ आपको 2 पुट कर देना है। तो 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझाने के लिए बता दिया था। तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, 8 4 32। ठीक है, ऐसे 2 2 4 3 12 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी कितना होगा, 8 हो गया, 4 2 8, ऐसे 3 आ गया। अब 32 और 12 कितने होते हैं, 32 और 12 34, और यहाँ कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ 8 3 11 हो गया। अब इसमें से घटा दो, तो 44 में से 11 के कितने बचे, 33 बचे, और पहले वाले में क्या रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, अब इसने बोला पुट कर दो, तो यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे, ठीक है, 33 जो भी आ रहा था। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, जो भी अभी घटा के लिखा था वही लिख देंगे। उसके बाद जो है अभी पार्ट 5 है। ठीक है, तो पार्ट 5 में तो देखो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या, पहले BC डाल दिया आपने 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे बता देना थोड़ा शॉर्ट में। तो B कितना 60 डिग्री का बना देंगे, फिर यहाँ पे 9 काट लेंगे, इसको मिलाएंगे, फिर इस लाइन का बाइसेक्ट कर देंगे, तो जहाँ काटेगा उसको मिलाएंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैंने वीडियो वर्कशीट की बना रखी, तो वो भी इसमें डाल दूंगा, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। इस वाले में क्या करना था भाई, इसको पहले अलग से सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, इसको अलग सोल्व कर लोगे, इसको अलग सोल्व कर लोगे, फिर इसको घटा के लिखोगे, इसके बराबर करोगे, कंपेयरिंग करोगे, तो आंसर आ जाएगा। बाकी बैल से भी कर सकते हो। अलग से समझ में आए कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे 7 + 3 √5 अपन में, या 2 + √5 है ना, इसका ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, नीचे रेशनलाइज कर दोगे, फिर सोल्व कर दोगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका। या आप इसका एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में आंसर आएगा ना, जैसे मान लो 3 - 4 √3 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मान लो। ठीक है, ये आ नहीं रहा, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ। तो A बराबर कितना आ गया, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है, मान लो 5 है यहाँ पे, तो B कितना आ जाएगा, -4 है, कंपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये फटाफट देख लो, इसमें क्या, ये इजी क्वेश्चन है, 27 दे रखा है ना, 27, तो आप इसका एलसीएम ले लो, ऐसे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 3 में से 3 बाहर आ गया, तो 3 √3 आ जाएगा। ऐसे ऐसे इन सबको सोल्व कर देंगे, सबको सोल्व कर देंगे, लास्ट में कोई एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे 4 √3 आ जाएगी घटाने पर, फिर √3 की वैल्यू रख देंगे 1.7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बोला गया है कि प्रतिवर्ती ADC मतलब ADC मतलब ये, ठीक है, अंदर के A B और C के टोटल के बराबर होगा। तो इसमें पता क्या करना है आपको, इसमें ना आप 1 2 3 मान लेना, 1 2 3 मान लेना, आपको पता है ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री होता है, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जब इसे कंपेयरिंग करोगे तो उस दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसको जो है ना, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो इसलिए मुझे अभी बंद करनी पड़ रही है वीडियो। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है जरूर बताएं, कोशिश की जाएगी करने की सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।